सभी को नमस्कार। एग्जाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 4 बायोलॉजी का जो सॉल्यूशन है उस पर चर्चा करेंगे। इस सेशन के अंतर्गत हमने इस टेस्ट के अंतर्गत टेस्ट नंबर जो 4 है इसमें हमने इकोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपसे 45 प्रश्न पूछे थे टेस्ट के अंदर। जिन साथियों ने किए हैं नहीं किए हैं तो आप इस आधार पर यदि आपने अभी भी तैयारी अपनी शुरू नहीं की है तो आप टेस्ट दे के निराश ना होए। टेस्ट देने के बाद आप ये ना सोचें कि मेरी रैंक नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, रैंक नहीं आ रही है तो, लेकिन आपको उस विषय के अंतर्गत उस टाइप के प्रश्नों का बराबर अभ्यास जारी रखना है। मैंने प्रयास किया है, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तकों से ये प्रश्न तैयार किए हैं मेहनत के साथ, और आप में बहुत से विद्यार्थियों ने किए भी हैं। नहीं किए हैं तो कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव रहना है। पेपर के बाद इन प्रश्नों का आप मिलान करें, देखें, सॉल्यूशन देखें, और उसके बाद आप खुद उस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ें ताकि आपको आने वाली जो परीक्षा है उसमें ऐसे प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक बहुत से अभ्यर्थी है जो टेस्ट दे नहीं रहे हैं, आपको टेस्ट देने चाहिए, और मैं प्रयास ये भी कर रहा हूँ कि आगामी जो टेस्ट सीरीज में आप पहुँचेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, कोशिश करें कि आप अधिक संख्या में टेस्ट दें। आप निराश ना होएं। आप टेस्ट देने के बाद ये ना सोचें कि हमें कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये सोचें कि टेस्ट देने के बाद हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। देखो, आप टेस्ट देंगे नहीं देंगे तो ज़्यादा उसका नुकसान आपको होगा, और देंगे तो आपको एक बार नुकसान लग रहा है कि नुकसान है, लेकिन नुकसान नहीं, वो चीज़ें हम सीखेंगे। तो आप प्रयास करें अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट को दें। शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न था, देखो, उत्पादकता के संबंध में, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था इकोलॉजी का। यहाँ मैंने इस प्रश्न के अंदर बहुत सी चीजें आपको एक साथ बताने का प्रयास किया है। इसमें हम बात करें तो हमने तीनों चारों परिभाषाएं, उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, उनको सबको एक साथ लिया है। तो इसमें कथनों के बारे में पूछा गया था कि आप में गलत कथन का इसमें चयन आपको करना था उत्पादकता के संबंध में। उत्पादकता के संबंध में आपको दिए गए कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन आपको करना था, और सही कौन से कथन सही है। जैसे पहला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समावधि में उत्पन्न की गई कार्बनिक पदार्थों की मात्रा प्राथमिक उत्पादन कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें कुल बात करें, वो यदि थोड़ा सा इसमें चेंज करे और ये कह दे कि कुल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या कहलाएगी, तो उसको हम बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादन। सकल प्राथमिक उत्पादन बोलते हैं। यदि आपसे ये पूछे कि यहाँ कुल कितना है, तो आपको सकल प्राथमिक उत्पादकता में उत्पादन बोल दो, उत्पादकता बोल दो। यदि यहाँ जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा कुल उत्पन्न की गई कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा, वो क्या कहलाती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है यदि वो बात करें कुल की। लेकिन परिभाषा है, आपको ध्यान में रखना, सही है। सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा दें, मतलब रेस्पायरेशन इसमें से घटा दें, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे किसे, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कुल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा या जैव मात्रा, कुल जो जैव मात्रा हमें प्राप्त हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसमें से हम क्या घटा दें, रेस्पायरेशन घटा दें, तो आपको क्या प्राप्त होता है, नेट प्राथमिक उत्पादकता हमें प्राप्त होता है। ये बात पे बिल्कुल सही है। द्वितीयक उत्पादकता रासायनिक ऊर्जा की शोषण में हुई क्षपत के बाद बची हुई रासायनिक ऊर्जा को व्यक्त करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। प्राथमिक उत्पादन की इकाई किलो कैलोरी मोल इनवर्स ईयर इनवर्स होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उत्पादकता की इकाई है। ये क्या है, उत्पादकता की इकाई है, उत्पादकता की इकाई है। लेकिन हम बात करें प्राथमिक उत्पादकता की इकाई की, तो हमारी होती है किलो कैल्विन और मोल इनवर्स। इस पर भी एक बच्चे ने डाउट हमें भेजा था, लेकिन ये बिल्कुल सही है। आप इसे समझने का प्रयास करें, इन दोनों में अंतर। ये बात कर रहा है प्राथमिक उत्पादन की, न कि उत्पादकता की। ये प्राथमिक उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये आपका किसका है, उत्पादकता का सूत्र। इकाई किसकी है, उत्पादकता की इकाई। और प्राथमिक उत्पादन की इकाई क्या है, किलो कोल मोल इनवर्स होते हैं। इसके साथ साथ एक सूत्र इसका और भी चलता है, ज्यादातर हम उस सूत्र का यूज भी करते हैं, ग्राम इनवर्स के अंदर, जिसको बोले ग्राम स्क्वायर, जैसे लिख भी रखा होगा, नहीं लिख रखा, ग्राम स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी चलता है। और यदि हम इसकी बात करें यहाँ, तो आपका क्या आएगा, केवल ग्राम आएगा, ग्राम इनवर्स 2 आएगा।
ये उत्पादन की बात है, ये आपकी प्राथमिक उत्पादकता की बात है। तो ये सूत्र आपका था उत्पादकता का। उत्पादकता को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ग्राम इनवर्स ग्राम स्क्वायर मोल इनवर्स, और यदि इस प्रकार के भी प्राथमिक उत्पादन की बात करें तो आप ग्राम इनवर्स में लिखेंगे। तो ये सूत्र आपका गलत है, ये उत्पादकता की बात कर रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, प्राथमिक उत्पादन। तो इसका उत्तर आपका सही होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3। इस प्रकार से आपको, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मैंने सारी चीजें दे दी, और आपको भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको सभी परिभाषाएं अच्छे तरीके से याद रखनी। बहुत कम डिफरेंस है, बहुत सेम लैंग्वेज है, लेकिन उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता, सकल उत्पादकता, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो फॉर्मूला है वो भी महत्वपूर्ण है, इकाई भी महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना। अब अगला प्रश्न मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी बेस आपसे पूछा कि एक पारिस्थितिकी पत्र में पोषण स्तर के बारे में बात की गई है। पोषण स्तर बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। एनसीईआरटी के अंदर आपने देखा होगा इसकी एक अलग से सारणी बनी हुई है, और उस सारणी के आधार पर ये मैंने आपको बताया था कि पोषण स्तर के अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न। अब देखो पोषण स्तर का मतलब क्या है। अब पोषण स्तर अलग अलग होगा। जैसे हम बात करें, पोषण स्तर 4 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक पोषण स्तर, द्वितीयक पोषण स्तर, तृतीयक पोषण स्तर और चतुर्थ पोषण स्तर। अब पहले पोषण स्तर में कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं, फिर आपके प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं और आपके तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। तो अब ये सीधा प्रश्न था कि पोषण स्तर के संबंध में सही नहीं है, मतलब पोषण स्तर इधर आपका उपभोक्ता उत्पादक आ गए, पोषण स्तर हो गया, इसका उदाहरण हो गया। जैसे मैं बात करूं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन सा आता है? द्वितीयक पोषण स्तर आता है, बिल्कुल सही है। और इसमें जंतु पलवक आते हैं, क्योंकि उत्पादक के रूप में प्राथमिक के रूप में क्या होता है? जंतु पलवक, और उत्पादक के रूप में क्या होते हैं? पादप पलवक। अब इसकी एक सारणी भी मैंने बना रखी, देखो ये रही व्याख्या के रूप में। अब इधर हम क्या लेके चल रहे हैं? उत्पादक उपभोक्ता लेके चल रहे हैं, यहां हम आपका पोषण स्तर लेके चल रहे हैं, और यहां आपका क्या है? उदाहरण। जैसे मैं बात करूं उत्पादक, उत्पादक के लिए आपका पहला पोषण स्तर आता है, प्राथमिक उपभोक्ता के लिए आपका दूसरा पोषण स्तर आता है, द्वितीयक उपभोक्ता के लिए आपका तीसरा पोषण स्तर आता है, और चतुर्थ उपभोक्ता के लिए आपका चौथा या उच्च पोषण स्तर आता है। अब बात करूं इसमें, इनको तो इसमें प्रथम पोषण स्तर में क्या आएंगे? पादप आएंगे, शाकाहारी आएंगे, मांसाहारी आएंगे, उच्च मांसाहारी आएंगे। इनको ये दूसरा नाम है पोषण स्तर का। अब इसी तरह एग्जांपल देखें। अब देखो आपका पोषण स्तर में क्या आएगा? पादप पलवक आएगा। क्या आएगा यहाँ? पादप पलवक। यहां जंतु पलवक हो गया, पक्षी हो गया, मछली, भेड़िया और मनुष्य और शीर्ष में आ गया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पोषण स्तर एक पीछे चलता है हमेशा। उत्पादक में क्या आएगा? पहला। प्राथमिक में प्राथमिक नहीं आएगा, प्राथमिक में द्वितीयक, द्वितीय में तृतीयक और चतुर्थ में चतुर्थ। इस प्रकार से ये चलते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इस प्रकार से ये आपस में कोरिलेशन इनका रहता है। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये पूरी सारणी आपको एनसीईआरटी से ही दी गई है, एनसीईआरटी में सारणी दे रखी है, इसीलिए मैंने इस पर प्रश्न दिया, क्योंकि पोषण स्तर से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आएगा, तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। केवल ध्यान रखना कि पोषण स्तर का क्रम क्या है। बाकी आप सबको पता है कि पादप पलवक, जंतु पलवक में, अब जैसे ये प्रश्न भी दिया हुआ आगे मेरा, जंतु पलवक आपके क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और उत्पादक क्या होते हैं? पादप पलवक होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। तो इसका जो उत्तर है वो होगा 1 नंबर। 1 नंबर आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक पोषण स्तर है और जंतु पलवक है। बिल्कुल सही है आपका उत्तर नंबर 1। पारिस्थितिकी पिरामिड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर सही कथन का आपको चयन करना था। अब देखो, इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए, पारिस्थितिकी पिरामिड के संबंध में आपको तीनों प्रकार के पिरामिड याद रखने हमेशा के लिए, कि पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं: संख्या के पिरामिड होते हैं, जैव भार के पिरामिड होते हैं और ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। ऊर्जा में कभी कंफ्यूजन आपको होगा नहीं, क्योंकि ऊर्जा के पिरामिड तो हमेशा ही क्या होते हैं? सीधे होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड तो हमेशा क्या होते हैं? सीधे होते हैं, हमेशा ही सीधे होंगे। अब बात करो जीव संख्या में वर्क्स का पिरामिड उल्टा होता है, बिल्कुल बात सही है। जीव संख्या में सभी पिरामिड सीधे होते हैं, केवल इसको एक को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं? सॉरी, एक उल्टा होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? सीधे होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? सीधे होते हैं। जीव संख्या के पिरामिड में आपको परमानेंट याद रखना कि केवल पेड़ का पिरामिड क्या होगा? उल्टा होगा, बाकी सारे क्या होंगे? सीधे होंगे।
इसी तरह जैव भार के पिरामिड में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। जैव भार में सभी सीधे होंगे, लेकिन जल को छोड़कर, अब तालाब हो नदी हो सबका क्या होगा, उल्टा होगा। जलीय पारिस्थितिकी जो पिरामिड है वो हमेशा क्या होता है, इनका उल्टा होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, जैव भार में वृक्ष का पिरामिड उल्टा होता है। जैव भार में वृक्ष का जो पिरामिड है वो क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहां ये बात कर रहा है सही की, तो ये जैव भार में जो वृक्ष का पिरामिड होता है वो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये बात पूछ रहा है हमें सही की। तो आपका ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा ही। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1, 2 और 4। क्यों किया 1, 2, 4? क्योंकि जीव संख्या में वृक्ष का पिरामिड उल्टा होता है। बिल्कुल सही बात है। जीव संख्या के पिरामिड की हम बात करें तो इस प्रकार में सभी पिरामिड क्या होते हैं, सीधे होते हैं, केवल किसको छोड़कर, पेड़ को छोड़कर। जबकि हम बात करें जैव भार के पिरामिड में, जैव भार के पिरामिड में केवल जलीय पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है, बाकी सारे सीधे होते हैं। मतलब ये क्या होना चाहिए था, सीधा होना चाहिए, क्योंकि जलीय पारिस्थितिकी को छोड़कर जैव भार के सारे पिरामिड क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो आपका ये उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप इसका एक ट्रिक है याद रखने की कि जीव संख्या में सभी पिरामिड ही हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं, किसको छोड़कर, पेड़ को छोड़कर। जैव भार के पिरामिड सभी सीधे होते हैं, किसको छोड़कर, जलीय पारिस्थितिकी को छोड़कर, जलीय को छोड़कर। जलीय उल्टा होगा, बाकी सारे, और इसमें क्या होगा, पेड़ का उल्टा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका उत्तर होगा 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1 नंबर। पारिस्थितिकी में बात करते यहां लिख रखा है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों पर मिलने वाली जीवों की संख्या या जैव भार ऊर्जा के अंतर को आलेखीय निरूपण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे हम पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड्स को सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने बताया था, ये इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक का याद रखना है। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, आप बताओगे कौन कौन से होंगे। जीव संख्या के पिरामिड, पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्रम से विभिन्न उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दर्शाने वाले आलेखीय निरूपण को जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। संख्या के पिरामिड इकोसिस्टम का जैव विभव दर्शाते हैं, जैव भार नहीं, जैव विभव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विभव को दर्शाने वाले क्या होते हैं, आपके जीव संख्या के पिरामिड होते हैं। अब इसमें क्या है, घास स्थल है, जलीय तंत्र है। अब देखो, वन का क्या होगा, सीधा होगा, और वृक्ष का क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि केवल वृक्ष एकमात्र ऐसा है या पेड़ है जिनका क्या होता है, हमेशा उल्टा, बाकी सारे पिरामिड्स क्या होंगे, सीधे होंगे। जैव भार के पिरामिड, पारिस्थितिकी तंत्र उपभोक्ता व उत्पादकों के जैव भार को दर्शाने वाले आलेख निरूपण को क्या कहते हैं, जैव भार का पिरामिड कहते हैं। जैव भार के पिरामिड इकोसिस्टम की खड़ी फसल को दर्शाते हैं। अच्छा प्रश्न है, खड़ी फसल को दर्शाते हैं। केवल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा होगा, बाकी सारे क्या होंगे, सीधे होंगे। केवल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, इसमें सीधे होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो ये चीज थी, आपने याद नहीं कर रखा है तो इसकी आपको पीपीटी है जो मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लें और उसको उतार लें। इस प्रकार से, इसके अलावा यहाँ से पिरामिड से प्रश्न, ज्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उल्टा सीधा किस प्रकार के पिरामिड्स होते हैं वो आपको ध्यान रखने। तो आपको याद हो गया होगा कि जब जैव भार का पिरामिड की बात करेगा तो केवल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा होगा, और जैव संख्या की बात करेगा तो वहां केवल आपका पेड़ का पिरामिड उल्टा होगा, बाकी सारे सीधे होंगे। अब देखो, पिरामिड्स के प्रकार शॉर्ट में भी लिख रखा है कि संख्या के पिरामिड की यदि बात करें तो वृक्ष का उल्टा, बाकी सारे सीधे। जलीय पारिस्थितिकी में क्या होता है, सीधा होता है। घास का क्या होता है, सीधा होता है। केवल वृक्ष का उल्टा होता है आपका वृक्ष। इसमें क्या होगा, केवल जल का जो जलीय पिरामिड्स होंगे वो क्या होंगे, उल्टे होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, सीधे होंगे। ये सीधे होते हैं। मृदा जल से संबंधित कुछ शब्दावली दी गई है, कूट का चयन करना। बहुत अच्छा प्रश्न था कि मृदा जल से संबंधित, जैसे अब की बार केसी का जल, कुछ जल जो पौधों को प्राप्त होता है, प्राप्त नहीं होता, जो प्राप्त होता है पौधों को उसको हम प्राप्य जल कहते हैं। और जो अप्राप्य जल की श्रेणी में आते हैं, प्राप्य जल मतलब जो जल पौधों को प्राप्त होता है। अप्राप्य जल जो कभी भी पौधों को प्राप्त नहीं होता, नीचे चला जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, रासायनिक बंधों के कारण, जो भी है, ऐसा जल जो पौधों को प्राप्त होता है उसको हम प्राप्य जल, नहीं होता उसको अप्राप्य जल कहते हैं। इसी से संबंधित आपका केसी का जल से अब की बार प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर ये शब्दावली दे रखी है और इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। होलार्ड, अब एक वर्गीकरण था इसी तरीके से, जिस तरीके से केसी का जल, रासायनिक जल, गुरुत्वाकर्षण जल, उसी तरह उन्होंने एक 3 भागों में बांटा। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि होलार्ड जो मृदा में कुल जल है उसको हम क्या बोलेंगे, होलार्ड बोलेंगे। क्रेशार्ड पौधों को उपलब्ध होगा, ऐसा जल जो पौधों को उपलब्ध होगा। तो यहां से आपको टुकड़ों में भी पूछा जा सकता है अलग अलग। अब आपको जरूर, मैंने ये तीनों टर्म्स आपकी दी हुई है एक साथ दे दी, लेकिन अब प्रश्न इन तीनों में से एक में भी आ सकता है। आपको पूछेगा मृदा जल से संबंधित ऐसी शब्दावली जिसमें पौधों को उपलब्ध होता है जल,
तो आप क्या लिखेंगे, क्रेशार्ड लिखेंगे। इकार्ड वह जल जो पौधों द्वारा अवशोषित नहीं होता है, कुल जल, पौधों द्वारा अवशोषित जल और नहीं होता है जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, इकार्ड। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, होलार्ड, क्रिशार्ड और इकार्ड। होलार्ड का मतलब होता है मृदा में कुल जल, क्रिशार्ड का मतलब होता है पौधों को उपलब्ध होने वाला जल, और इकार्ड वह जल जो पौधों द्वारा अवशोषित नहीं होता है। तीनों चीजें आपको महत्वपूर्ण है, तीनों याद रखने, तीनों में से एक प्रश्न आपका आ सकता है। ये आपके अजैविक घटक जब अपने पढ़ते हैं तो वहां आता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। आगे अब देखो इसकी व्याख्या भी कर रखी है कि भूमि में उपस्थित समस्त जल पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है, जल का वह भाग जिसे पौधे अवशोषित कर सकते हैं उसके हम प्राप्य जल कहते हैं। जो पौधों द्वारा उपलब्ध नहीं होता उसे हम अप्राप्य जल कहते हैं। वर्गीकरण के अनुसार जल को 3 भागों में बांटा गया है, होलार्ड, क्रिशार्ड और एकार्ड। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नीचे दी गई पारिस्थितिकी अन्य क्रियाओं के संबंध में सही कथन का चयन करना था। यहाँ आपको उन संबंध के बारे में बताना है जो ज्यादातर एग्जाम के अंदर यहाँ से काफी बार प्रश्न आया हुआ है, आ भी सकता है। तो ये परिभाषाएं मैंने आपको सारी एक साथ दे दी है, सभी परिभाषाएं हैं। जैसे पहला है सहचर्य के दोनों जीवों को लाभ पहुंचना, मतलब यहाँ क्या होगा, दोनों जीव जो होंगे उनको आपस में लाभ होगा, दोनों का लाभ का मतलब हो गया ये दोनों प्लस प्लस हो गई। इनमें इसे सहोपकारिता कहते हैं, लेकिन एक विशेषता है इसमें और नीचे वाले में अंतर इतनी, यहाँ क्या होगा, सहचर्य बाध्यकारी होगा, मतलब दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। सहचर्य, दोनों का सहचर्य क्या होगा, बाध्यकारी होगा। दूसरा है जब सहचर्य के दोनों जीवों को लाभ होता है, यहां भी दोनों प्लस प्लस आएंगे, लाभ होगा, लेकिन जीवन के लिए सहचर्य बाध्यकारी नहीं होता है, ऑब्लिगेट है, सहचर्य बाध्यकारी नहीं है। तो आपको इसको बोल देंगे प्राक सहयोगिता, जो प्रोटोकोपरेशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकोपरेशन। तो इनमें दोनों में अंतर इतना ही है कि यहां सहचर्य बाध्यकारी है और वहां सहचर्य बाध्यकारी नहीं है। तीसरी परिभाषा, जब सहचर्य में एक को लाभ हो दूसरे को न लाभ और न हानि हो, मतलब प्लस और जीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कमेंसिलिज्म बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं सहभोजिता। अगला है एक जीव द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव किया जाता है जिससे दूसरे जीव की वृद्धि पूर्ण रूप से आंशिक रूप से रुक जाती है, इसे हम प्रतिजीविता या एंटीबायोसिस कहते हैं। तो ये चारों कथन अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही है। उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी परीक्षा के अंदर जब प्रश्न आता है तो ज्यादातर इनमें क्या पूछा जाता है, एक का पूछा जाएगा। तो आपको मुख्य रूप से परिभाषाएं याद रखनी है कि किस से प्रश्न अगला एग्जामिनर बना सकता है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है सारी परिभाषाएं। इनको आपको एक सारणी भी राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी में आपको दे रखी है, इस प्रकार की आपने देखी होगी। इसको यदि हम समझे तो यहाँ क्या रख रखा है कि सहयोगी, ये सारे क्या है, सहयोगी हैं, और ये असहयोगी हैं। सहयोगी मतलब आपस में को रिलेशन में है, आपस में संबंधित है, और ये एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, नेगेटिव वाले हैं। जैसे म्यूचुअलिज्म, सहउपकारिता, यहाँ क्या होगा, दोनों प्लस प्लस होगी जाती है, अरे और बे के बीच में। सहचर्य क्या होगा, बाध्यकारी होगा, और यहाँ सहचर्य बाध्यकारी नहीं होगा। इन दोनों में केवल डिफरेंस इतना ही है, प्राक सहभोजिता और सहभोजिता में इतना ही अंतर है। आगे आता है सहभोजिता, ये सहउपकारिता, ये सहभोजिता, कमेंसिलिज्म, यहाँ क्या होगा, एक को लाभ होगा तीसरे को न लाभ न हानि। इसी तरह एंटीबायोसिस, प्रतिजीविता, जो आपका दे रखा था अभी एंटीबायोसिस, इसका मतलब होता है कि एक को तो क्या होता है, नुकसान, और एक को न लाभ और न नुकसान। कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव किया जाता है जिससे दूसरे जीव की वृद्धि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रुक जाती है। इसका मतलब एक को तो कोई फायदा नहीं हो रहा और एक को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसी तरह पेसिटिज्म, जिसे प्रीजीविता, परभक्षण और प्रतियोगिता, यहां से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इस सारणी के माध्यम से इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी दोनों के अंदर सारणी दे रखी है, पिछली बार इससे प्रश्न आया था आरपीएससी के द्वारा, और मैंने वो बुक में दे रखा, उसका भी उत्तर आरपीएससी ने एक बार गलत माना था, दोबारा चेंज हुआ नहीं, तो वो गलत ही माना हुआ है। और यहां से प्रश्न आने की संभावना अब की बार फिर से रहेगी, तो आप अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे, सारणी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत के संबंध में देखो, ओजोन से भी कई बार एग्जाम के अंदर काफी प्रश्न पूछे गए हैं ओजोन परत से संबंधित। ओजोन परत के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना था। ओजोन अंटार्कटिका पर सर्वाधिक छिद्रित है, बिल्कुल बात सही है, अंटार्कटिका पर छिद्रित है ओजोन। ओजोन वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर् मंडल, इस प्रकार से हिंदी में इसको बोलते हैं। इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। इसी तरह मैंने पूछा स्ट्रेटोस्फेयर, बिल्कुल सही है। ओजोन छिद्र का आकार अप्रैल मई में बढ़ता है, ये बात गलत है, ये आपके एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड में दे रखा है अक्टूबर
सितंबर अक्टूबर के अंदर क्या होता है, ये बढ़ता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो ये कथन बिल्कुल इसके लिए गलत था। ओजोन अपघटन का प्रमुख घटक आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए था, 1, 2 और 4 इसका उत्तर होना चाहिए था। ओजोन से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। निम्न में से बहिस्ताने जैव विविधता संरक्षण, अब हमें यह पता है कि जैव विविधता जब हम पढ़ते हैं तो वहां संरक्षण की बात आती है, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां निम्न में से बहिस्ताने और जैव विविधता संरक्षण का चयन आपको करना था कि वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, नम भूमि। अब इसमें से आपको बताना था इन सिटू मतलब बहिस्थाने संरक्षण किस प्रकार का है। तो बोटनिकल के जो गार्डन है, बोटनिकल गार्डन बोल दो, वनस्पति उद्यान बोल, तो ये बहिस्थाने का है। बीज बैंक, जीन बैंक, ये सारे इसके आते हैं बहिस्थाने के। इसके साथ बीज बैंक भी आता है, जीन बैंक भी आता है, ये सारे बहिस्थाने में। और इन सिटू आपका आता है इन सीटों में आएंगे क्या, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, नम भूमि है, ये सारे किस में आते हैं, बहिर्स्थाने में ना आके अंतःस्त्राव बोल दो, इन सिंटू बोल दो, इन सिंटू के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, 1 नंबर होगा, केवल बोटनिकल गार्डन। इसकी व्याख्या भी आगे कर रखी है। अब देखो, जैव विविधता के आधार पर स्वस्थाने का मतलब होता है कि जब संरक्षण किस प्रकार की विधि जिसमें जंतु और पादपों का जो संरक्षण है उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, उसको हम इन सीटू या स्वस्थाने या अंतःस्थाने पर जो संरक्षण है कहते हैं। इसके उदाहरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए हैं सारे, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, नम भूमि, मूंगे की चट्टाने और मैग्रोव, ये सारे किसके आते हैं, स्वस्थाने, अंतःस्थाने या इन सीटू के आते हैं। इसी तरह बहिस्थाने में क्या बात करेंगे, संरक्षण की इस प्रकार की विधि जिसमें इनका संरक्षण प्राकृतिक आवास में न होकर बाहर किया जाता है, प्राकृतिक आवास से बाहर या कृत्रिम रूप से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम एक्सेटू कहते हैं। यहाँ वनस्पतिक उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक और जंतुवाल्य और क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारे एग्जाम्पल उसमें आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भी कई बार एग्जाम में एक बार ये प्रश्न आ चुका है, पिछली बार नहीं आया था शायद, तो अब की बार आने की संभावनाएं रहती है। तो इसको भी आप अच्छे से वर्गीकरण, इसको घुमा फिरा कर आपका प्रश्न वही है कि इन सीटू एक्स सीटू कौन सा है कौन सा नहीं है। हर बार प्रश्न मैं एग्जाम के अंदर दे रहा हूं, लगातार दे रहा हूं, इसका मतलब यहां से प्रश्न आएगा और आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने शॉर्ट इसका दे रखा ट्रिक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। जैव विविधता क्षति का प्रमुख कारण है। अब देखो, जैव विविधता क्षति सबसे हो रही है, लेकिन प्रमुख जैव विविधता की जो क्षति है इनमें से कौन है जो प्रमुख है। देखो, जैव विविधता अति दोहन से भी होती है, विदेशी जातियों का आक्रमण होगा उससे भी होगी, सह विलुप्तता भी होगी, लेकिन आवासीय क्षति और दोहन इंपॉर्टेंट है। आवासीय क्षति हो रही है और दोहन हो रही है, सबसे ज्यादा जैव विविधता खत्म इससे ही हो रही है। जब पेड़ पौधे ही खत्म हो रहे हैं, आवास खत्म हो रहा है, तो उससे जैव विविधता को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ये इसका सही उत्तर है, आवासीय क्षति और दोहन। अब इसकी कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि जैव विविधता की जो क्षति है, जातीय विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है, मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण ये हो रहा है, जिसके प्रमुख 4 कारण है, आवासीय क्षति व विखंडन। ये एनसीईआरटी में, राजस्थान बोर्ड में अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। अति दोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता और विक्षोभ व प्रदूषण, ये सारे काम किसके हैं, जैव विविधता की क्षति को पहुंचा रहे। कहीं 4 दे रखे हैं, कहीं 5 और 6 कारण भी दे रखे हैं। तो मुख्य रूप से ये कारण है, और इसमें से आपका जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा खत्म जैव विविधता को जो कर रहा है वो है आवासीय क्षति व दोहन, ये इसी को भी बोल सकते हैं आवासीय क्षति या विखंडन, ये आपका महत्वपूर्ण कारक है। बाकी सारे सारे ही क्या है, ये आवास, इसको जैव विविधता के खतरे हैं, जैव विविधता को खत्म कर रहे हैं, ये सारे कारण है। एनसीईआरटी में, राजस्थान बोर्ड में दे रखा है कि प्रमुख है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रमुख कौन सा है, आवासीय क्षति और विखंडन। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखो, उस सम्मेलन का नाम था पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरिया जो था उसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये सारे जैव विविधता के सम्मेलन है, लेकिन जो 1992 में आयोजित हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, उसको ही नाम दिया गया, पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया। रियो डी जेनेरिया में जो कोप आयोजित हुआ था, जिसको 1992 में क्या कहा गया, पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। तो प्रश्न कई बार ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया, 1992 में। रियो डी जेनेरिया में कब जो ये सम्मेलन आयोजित हुआ,
1992 में। जोहान्सबर्ग में कब हुआ? 2002 में। नागोया में 2010 में। मॉन्ट्रियल में 2009 में। तो ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि जैव विविधता संरक्षण से संबंधित जो सम्मेलन हैं वो इंपॉर्टेंट है। सारे सम्मेलन जो आपको मिले उनको आपको याद करना है। पृथ्वी से संबंधित पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 1992। कोप 30 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप 29 एग्जाम में आया था, फर्स्ट पेपर में भी महत्वपूर्ण है, सेकंड पेपर में भी है, सिलेबस में दे रखा है। आजकल करंट बेस्ड प्रश्न आते हैं तो वहां ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ से एक जो प्रश्न आने की संभावना है वो है, एक तो तारीख इंपॉर्टेंट है, 10 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये 2025 बेलेम ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अभी बाकू में 29 हुआ था, ये बाकू का दे रखा है नीचे 29 को। 2000 जो कोप 29 था जो बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कोप 30 सब्जेक्ट में नहीं आया, आपकी बार सब्जेक्ट में आने की संभावना है कि 10 से 21 नवंबर 2025 को बेलेम ब्राजील में आयोजित किया जाएगा कोप 30। ये आपको ध्यान में रखना है। द्वितीयक प्रदूषक है ओजोन, परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पीबीएन, परोक्सी बेंजाइल नाइट्रेट, सल्फर डाई ऑक्साइड। इसमें से बताना है कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषण की हम बात करें तो ऐसे प्रदूषक जो सीधे वातावरण में छोड़े जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक प्रदूषण कहते हैं। जैसे आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, CO2, DDT। द्वितीयक प्रदूषक वायुमंडल में उपस्थित दो प्राथमिक प्रदूषकों अथवा एक प्राथमिक प्रदूषक आपस में परस्पर अभिक्रिया करके द्वितीयक का निर्माण करते हैं, जिसमें आपका बेंजील पहला है PAN, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी बेंजाइल नाइट्रेट, O3 फोटोकेमिकल स्मोग। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका द्वितीयक का यदि बात करें तो होगा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी बेंजाइल नाइट्रेट। ये दोनों सही है। अब ऑप्शन में आपका क्या दे रखा है? ओजोन दे रखा है, परऑक्सी नाइट्रेल दे रखा है, सही है। पीबीएन दे रखा है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका प्राथमिक है, तो उत्तर होगा 1 2 3। 1 2 3। असुमेलित का चयन करना है। कई बार यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके असुमेलित का चयन कीजिए। तो यहां से हम बात करें तो असुमेलित का चयन करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में हमें प्रश्न दे रखा है, तो ऐसे प्रश्न राजस्थान विशेष संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की तुलना में आप जो हमारी गाइड्स हैं, हम जहां से राजस्थान जीके पढ़ते हैं वहां वन्य जीव का एक टॉपिक है, उसमें हमारा एक टॉपिक दे रखा है कि जिसमें राष्ट्रीय उद्यान आपका आएगा और आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों टॉपिक हैं, तो इससे संबंधित पूछा जा सकता है। आपको उनकी संख्या वगैरह ध्यान में रखनी है, कितने वन्य अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा किस जिले में है। ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू आपका क्या है? जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। सीता माता आपका चीतल या गिलहरी के लिए फेमस है। कुंभलगढ़ आपका जंगली भेड़ियों के लिए है। भैंसरोडगढ़ आपका गोडाउन के लिए, ये बिल्कुल गलत है, गोडाउन के लिए फेमस नहीं है। गोडाउन के लिए राष्ट्रीय उद्यान फेमस है जो जैसलमेर के अंदर है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है, क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 1997 में किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन था उसको क्या करना? कम करना। शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला। अब हमें पता है खाद्य श्रृंखलाओं की जब भी बात होती है तो खाद्य श्रृंखला मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। आप सबने पढ़ा होगा कि खाद्य श्रृंखला पहली होती है चारण खाद्य श्रृंखला, जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। प्रकृति में अधिकांशतः इसी प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? उत्पादक मतलब पेड़ पौधों से प्रारंभ होती है, और ये हमेशा बड़े से छोटे जीवों की ओर बढ़ती है। ये बड़े से उत्तरोत्तर छोटे जीवों की ओर उत्पादक छोटे से बड़े जीवों की ओर बढ़ती है, छोटे से बड़े जीवों की ओर बढ़ती है। और इसका उदाहरण हम बात करें तो आपका घास, उसके बाद खरगोश, लोमड़ी और से, ये आपका T1, T2, T3 और T4। उत्पादक में क्या आता है? पोषण स्तर फर्स्ट आता है। फिर उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता में पोषण स्तर सेकंड, द्वितीय उपभोक्ता में पोषण स्तर थर्ड और चतुर्थ उपभोक्ता में पोषण स्तर 4। ये प्रश्न कई बार मैंने पोषण स्तर में भी बताया था। तो ये खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की है? प्रकार की खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से प्रारंभ होती है, या पादपों से भी कह सकते हैं, पेड़ पौधों से भी कह सकते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है कि शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला
का प्रथम पोषक स्तर में जीव होते हैं पादप होते हैं। प्रथम पोषक स्तर में जीव क्या होते हैं? पादप होते हैं। घास है, पादप आएंगे, तो ये पादपों से प्रारंभ होती है और छोटे से बड़े जीवों की ओर बढ़ती है। दूसरी है परजीवी खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला भी उत्पादकों से प्रारंभ होती है परंतु बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर बढ़ती है। ये आपका उदाहरण होगा जिसमें वृक्ष है, पक्षी है और आपका परजीवी है। इसी तरह तीसरी खाद्य श्रृंखला है अपरद खाद्य श्रृंखला। ये सबको पता है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला मर्त कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है, इसे मर्तोपजीवी श्रृंखला भी कहते हैं। यहाँ से मर्तोपजीवी पदार्थ जीवाणु अपघटन होता है। नोट यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर होती है। तो ये तीनों खाद्य श्रृंखलाएं हैं, इनको आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, किसी से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका उत्तर शायद देख लिया था ना। हाँ, अब इसका उत्तर हम देखें तो शाकवर्ती जो खाद्य श्रृंखला है वो किससे प्रारंभ होती है? पादपों से प्रारंभ होती है। अम्लीय वर्षा, यहां भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि सर हमने तो आज तक ऐसा प्रश्न पढ़ा नहीं, आपने प्रश्न कैसा दिया है? तो इसका डाउट होना लाजमी था। मैंने भी पहली बार पढ़ा और मुझे अच्छा लगा कि यदि एग्जामिनर संभवतः ऐसा माना जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल, मुख्य रूप से हमेशा ही अम्लीय वर्षा के अंदर ये पाए जाते हैं अम्ल के रूप में। लेकिन मैंने एक नई चीज पढ़ी तो मैंने सोचा बच्चों को भी बताया जाए। आप राजस्थान बोर्ड की जब बुक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज भी मिलेगा कि कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक बोल दो, कार्बोलिक बोल दो, H2CO3, ऐसा कहा जाता है कि कुछ मात्रा इसकी भी इसमें विद्यमान होती है। अब वो प्रश्न पूछे अम्लीय अवस्था में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल, तो ये दो ही है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। लेकिन अम्ल ये भी पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं ध्यान है तो आप ध्यान रखें, यदि एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो 99% विद्यार्थियों का सवाल गलत होगा। आज भी 99% विद्यार्थियों का सवाल गलत हुआ है। उत्तर इसका 1 नंबर ही माना जाएगा यदि ऐसा आए तो। और यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर तो आपके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल कंफर्म है, दोनों उत्तर आपके सही होंगे। लेकिन यदि ऑप्शन में कार्बोनिक अम्ल है और ये तीनों है और इधर ये दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं तो आपका ये उत्तर सही न होकर ये उत्तर सही होगा 1 नंबर। ये आपको ध्यान में रखना। हमें पता है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जिसे ऐसी वर्षा जिसके जल का पीएच 5.6 से कम होता है उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। 10वीं की बुक में भी आपको दे रखा है। व्याख्या हम देखें तो अम्लीय वर्षा वातावरण में उपस्थित NO2 SO2 जलवाष्प से क्रिया करके H2SO4 HNO3 और H2CO3 अम्ल बनाती है। यह पूर्ण धरती पर आ जाते हैं जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसका पीएच 5.6 से क्या होता है? कम होता है। जैव भू रासायनिक चक्कर के संबंध में सही कथन का चयन करना है। जैव भू रासायनिक चक्कर की हम बात करें तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं। सबको पता है, सबको पता है कि जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं। फास्फोरस चक्र अपूर्ण होता है, फास्फोरस कैल्शियम सोडियम अवसादी चक्र है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसीय चक्र है। तो जैव भू रासायनिक चक्र हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं, आपने भी लिखा है 2 प्रकार के, बिल्कुल सही है। अब उत्तर इसका बात करें तो सभी सही है। 2 प्रकार के होते हैं, फास्फोरस चक्र अपूर्ण होता है, फास्फोरस कैल्शियम सोडियम अवसादी चक्र है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसीय चक्र है। तो इसका उत्तर होगा 1 2 3 4। व्याख्या देखें तो जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका गैसीय चक्र, दूसरा होता है स्थलीय या अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में क्या होता है? इनका जो प्रमुख मुख्य स्रोत है, संचय कुंड है, वो क्या होता है? वायुमंडल होता है। गैसें वायुमंडल में होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है? प्रमुख स्रोत भूमि अर्थ होता है। ये तत्व भूमि से पौधों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो ऐसा प्रश्न भी, सिंपल प्रश्न यदि एग्जामिनर बनाए तो यहाँ से भी हमारे सिलेबस में नाम दे रखा है जैव भू रासायनिक चक्र, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ऊर्जा के प्रवाह का वैकल्पिक परिपथ क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न था, अल्टरनेटिव। अब खाद्य जाल की जब हम बात करते हैं तो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में इतना ही अंतर है। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है क्रम के अंदर। अब आपको ये पता है कि जैसे हम बात करें यहाँ पौधे हैं, पौधों को कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। और खरगोश को कौन खाएगा? लोमड़ी खाएगी। और लोमड़ी को शेर खाएगा। ये बात एकदम क्रम में है। लेकिन जब ये खाद्य जाल का मतलब होता है कि खाद्य जाल में अल्टरनेटिव वैकल्पिक होते हैं। मतलब खाद्य जाल के अंदर जरूरी नहीं है कि आप पौधे को केवल लोमड़ी ही खा रही है या शेर ही खा रहा है या अन्य खा रहा है, उसको एक से अधिक लोग इससे जुड़े रहेंगे तो वो एक प्रकार का अल्टरनेटिव आपको ऑप्शन मिलेगा और जाल जैसा दिखाई देगा, जाल बन जाएगा एक तरह से। और इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ एक लाइन में न होकर उसके एक से अधिक विकल्प होते हैं, इसलिए इसको, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? वैकल्पिक परिपथ कहा जाता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। खाद्य जाल जिसको हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है।
फूड चेन है, ये पारिस्थितिक स्तूप है और ये जैव रासायनिक चक्र है। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, खाद्य जाल होगा। खाद्य जाल बड़े पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में विभिन्न पोषक स्तरों से संबंधित होकर एक खाद्य जाल बनाती है। भोजन का प्रभाव अनेक मार्गों से होता है। खाद्य जाल में प्रत्येक ट्रोफिक स्तर पर उपस्थित जीव को खाने के लिए अपनी इच्छा और स्वादानुसार भोजन उपलब्ध होता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन खुल जाते हैं, एक से अधिक ऑप्शन होते हैं। प्रत्येक जीव के पास खाने के लिए एक से अधिक विकल्प होते हैं। इस कारण इसको क्या कहते हैं, वैकल्पिक परिव्यवस्था कहा जाता है। खाद्य जाल जितना जटिल होगा उतना ही पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, स्थायी होगा। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां एक साथ नहीं रह सकती। पारिस्थितिकी का ये एनसीईआरटी बेस आपका नियम था, उसे क्या कहते हैं, गोसे ने ये बात बताई कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली जीव जाति या जंतु एक साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते। ये बात बिल्कुल सही है, हमें भी पता है कि एक ही तरह की स्पर्धा करने वाले जो जंतु एक साथ नहीं रह सकते, ये बात गोसे ने बताई थी। इसका सही उत्तर था गोसे। इससे संबंधित एक दो नियम और भी हैं, जैसे गोसे ने कहा समान संसाधन हेतु स्पर्धा करने वाली जाति साथ नहीं रह सकती, कमजोर जाति विलुप्त हो जाती है। एलन ने क्या कहा, वे जंतु जो गर्म क्षेत्र में रहते हैं उनके शरीर अंग जैसे कान, नाक, पाद, पूंछ बड़े होते हैं बजाय ठंडे क्षेत्र के रहने वाले जंतुओं की तुलना में। जॉर्डन ने क्या कहा, जो मछलियां ठंडे जल में रहती है के सिरकाओं की संख्या अधिक होती है, गर्म जल में कम होती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण नियम मुझे लगे, मैंने दो की व्याख्या कर दी, एक आपको दे दिया। तो ऐसा प्रश्न एलन वाला भी आ सकता है कि जो जंतु गर्म क्षेत्र में रहते हैं उनके शरीर अंग जैसे कान, नाक, पूंछ बड़े होते हैं और जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं उनके कान, नाक क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जंतु पलवक सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन यहां भी कंफ्यूजन रही है कि पादप पलवक, जंतु पलवक दोनों चीजें हैं। एनसीईआरटी में, राजस्थान बोर्ड में काफी बार इस नाम का जिक्र हुआ है, तो आपको भी जिक्र रखना है कि पादप पलवक और जंतु पलवक। पादप पलवक तो क्या होता है आपका, उत्पादक होता है। उत्पादक में क्या आएगा, पादप आएगा, और प्राथमिक उपभोक्ता में पादप पलवक में क्या आएगा, जंतु पलवक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। हमने पहले भी इसको देखा था, फिर देख रहे हैं कि जंतु पलवक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। असुमेलित का चयन करना था। अब पारिस्थितिकी जो शब्द है किसने दिया था, हैकल ने दिया था, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो किसने दिया था, टेंसनेल ने दिया था। बायोसिनेसिस शब्द आपका किसने दिया था, कार्ल मोबियस ने दिया था। लेकिन फोबर्स शब्द आपका माइक्रोकोजम और इकोकोजम दो चीजें हैं, माइक्रोकोजम और इकोकोजम, ये राजस्थान बोर्ड वाली बुक में टर्म्स दे रखी है, कई बार ऐसा प्रश्न आता है। तो फोबर्स द्वारा नहीं दिया गया था, फोबर्स द्वारा क्या दिया गया था, माइक्रोकोजम दिया गया था। अब इसकी व्याख्या देखें तो इकोसिस्टम शब्द आपका सर जी टेंसले ने 1935 में दिया था, महत्वपूर्ण है। इकोलॉजी शब्द आपका रीटर ने भी दिया, हैकल ने भी दिया, दोनों चलते हैं, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा। फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा है। बायोसिनेसिस आपका कार्ल मोबियस ने, माइक्रोकोजम आपका फोबर्स ने, इकोकोजम आपका फोबर्स ने न देके किसने दिया था, मिश्रा ने दिया था। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये शब्दावली आपकी राजस्थान बोर्ड में दे रखी, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। लाइकेन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। लाइकेन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। लाइकेन का सेवालीय घटक फाइकोबायोन्ट कहलाता है। लाइकेन आपको पता है क्या होते हैं, कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध होता है। कवक आपका है और आपका कौन होता है इसके साथ, शैवाल। दोनों घटक एक दूसरे के ऊपर सहजीवन दोनों का होता है और इससे मिलकर किसका निर्माण होता है, लाइकेन का निर्माण होता है। तो लाइकेन के संबंध में हम बात करें, लाइकेन के संबंध में लाइकेन का शैवालीय घटक आपका माइकोबायोन्ट कहलाता है। लाइकेन का कवक घटक होता है वो क्या कहलाता है, फाइकोबायोन्ट कहलाता है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, फाइकोबायोन्ट कहेंगे। दोनों एनसीईआरटी में सिंपल से दे रखे हैं, ज्यादा एनसीईआरटी में कोई बड़ा मैटर इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन मैंने इसमें कई गहराई से भी आपको बताया है। राजस्थान बोर्ड आप जरूर पढ़ें साथ साथ, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। यहाँ से सिंपल प्रश्न यदि आए तो सही भी हो सकता है। ऐसा प्रश्न एक बार एनसीईआरटी वैसे ही पूछा गया था। लाइकेन का जो शैवालीय घटक है उसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। और माइकोबायोन्ट है ये उसको सहारा प्रदान करता है, प्रकाश जो शैवालीय घटक है उसको, और साथ साथ खनिज लवणों का अवशोषण करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। एरिक एकेरियस को लाइकेन विज्ञान का जनक कहा जाता है। हाइलेमेनिया लेक्स्ट्रिस स्वच्छ जलीय लाइकेन है, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 आपके सही है।
बाकी पहला शब्द आपका गलत है, क्योंकि लाइकेन का सेवालीय घटक क्या कहलाता है? फाइकोबायोन्ट कहलाता है। अब फाइकोबायोन्ट माइकोबायोन्ट में आपका उनका कार्य ध्यान में रखना है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। 126 का आपका उत्तर नंबर होगा 2। लाइकेन के वर्गीकरण के संबंध में एस्कोमेलित का चयन कीजिए। अब ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है कि जब हम देखते हैं सेक्सिकोलस आपको चट्टानों पर उगती है, कोर्टिकोलस ये सारे लाइकेन है, पेड़ों की छाल पर उगती है, लिग्निकोलस काष्ठ पर उगती है, और टेरिकोलस ये आपकी जल में नहीं उगती है। बिल्कुल सही है। काष्ठ पर उगती है, पेड़ों पर उगती है, चट्टानों पर उगती है, इस प्रकार की शैवालें लाइकेन। तो आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत होगा। टेरिकोलस आपकी जल में नहीं उगती है। लिग्निकोलस लिग्निन काष्ठ से संबंधित है, लकड़ी पर उगती है। कोर्टिकोलस पेड़ों की छाल पर, सेक्सिकोलस चट्टानों पर उगती है। तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में अंदर आ सकता है कि लाइकेन का जो वर्गीकरण है उनके आवास के आधार पर है, आवास के आधार पर किस प्रकार की लाइकेन पाई जाती है। तो इसका उत्तर नंबर आपका 4 क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। लाइकेन के लैंगिक जनन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना। लाइकेन में लैंगिक जनन में केवल कवक घटक भाग लेता है। बिल्कुल सही बात है। लाइकेन का स्त्री जन्नांग कार्पोगोनियम कहलाता है। बिल्कुल सही है। लाइकेन के नर जन्नांग को स्पर्मोगोनियम कहते हैं। ये भी बात सही है। लाइकेन में एचल युग्मक बनते हैं जिसे हम स्पर्मेंसिया कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। थोड़ा सा यदि आप इसको दिमाग लगाते तो आपका बिल्कुल ये प्रश्न सही होना चाहिए था, और हुआ है लगभग कि इसमें सही उत्तर आपका होगा 1 2 3 4। लाइगेन में जो एचल युग्मक बनते हैं जिनको हम स्पर्मेंथिया कहते हैं, तो 1 2 3 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, असुमेलित का चयन कीजिए। क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, ये आपका रेंडियर मोस। ऐसा प्रश्न मोस से संबंधित, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ये दोनों कई बार ऐसा प्रश्न यहां से बनता है कि सवाल हमारे सिलेबस में है, तो जैसे सवाल हमारे बात करें, सवाल नहीं, सवाल में भी मोस आते हैं, लेकिन मोस मुख्य रूप से आपके ब्रायोफाइट के अंदर शामिल है। तो कई बार कूट मोस के बारे में पूछा जाता है, तो ये दोनों कूट मोस हैं। ये मोस नहीं, हकीकत में क्या है? लाइकेन है। जैसे रेंडियर मोस, पीछे मोस लगा हुआ लेकिन मोस नहीं है। तो आपको इनको वैसे भी ध्यान में रखना है, मिक्स प्रश्न के रूप में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लेडोना रेंजीफेरिना रेंडियर मोस है। सिट्रेरी आइलैंडिका आपका आइसलैंड मोस है। दोनों महत्वपूर्ण है। रोसेला टिंक्टोरिया से आपका क्या होता है? लिटमस प्राप्त होता है। आसनिया जिसको वर्दों की दाढ़ी कहते हैं, इसे हाइड्रोफीबिया रोग नहीं होता है। ये भी बात बिल्कुल गलत है, असुमेलित है ये। हाइड्रोफीबिया आपका इससे नहीं होगा। इस प्रकार के लाइकेन से असनिया से आसनिक जो अमल है वो प्राप्त होता है। तो आसनिया आपका सही है, इसका इस कथन में गलत है, जिससे हाइड्रोफीबिया का उपचार यहाँ नहीं किया जाता। तो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आए तो आपका इसका उत्तर होगा 4 नंबर। अधिकांश सेवाल व कवक सह संबंध क्रमशः किस वर्ग में आते हैं? सेवाल और जो इनका जो संबंध है सबसे ज्यादा होता है हरे सेवाल के साथ आपका एस्कोमाइसिटीज का, या आपका होता है नीलहरी सेवाल के साथ ड्यूटेरोमाइसिटीज का, नीलहरी सेवाल के साथ आपका बेसिडियोमाइसिटीज का। तो इसका सही उत्तर होगा हरे सेवाल और आपके एस्कोमाइसिटीज, ज्यादातर सेवाल के संबंध पाए जाते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी में दे रखा है कि इस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग क्या होता है? ये आपके वायरोइड द्वारा होने वाला रोग है। वायरोइड के अंदर, वायरोइड एक प्रकार के वायरस है छोटे, और एनसीईआरटी में एक रोग दे रखा है वायरोइड से। इंपॉर्टेंट अब की बार के एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहा, तो ये प्रश्न बन छपने की पूरी संभावना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग वायरोइड द्वारा होता है। तो इस सेशन में इतने ही प्रश्न हम करेंगे। आगे के सेशन में जो बचे हुए 16-17 प्रश्न हैं वो देखेंगे। तो आप इसको देखें, पूरा अच्छे से पूरा करें। इसकी पीपीटी आपको कल मिल जाएगी, डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं। इसकी पूरी व्याख्या आपको वहाँ मिलेगी। धन्यवाद।